जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न नंबर 4। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 पढ़ चुके थे। अगर आप इन प्रश्नों को नहीं पढ़े होंगे, प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा, पाँचवा और छठा को। उसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन बचेगा यहाँ पे, 7 और 8। इसको बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में कितने विद्यार्थी है उसको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ कक्षा की बात हो रहा है, तो कक्षा की बात हो रहा है तो विद्यार्थी तो होगा ही, और विद्यार्थी होगा तो वो प्रार्थना तो ज़रूर करेंगे, पंक्ति में खड़ा ज़रूर होंगे, तो वही पंक्ति में खड़ा होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए। पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाता है तो एक पंक्ति कम हो जाता है, ऑटोमेटिक है। और यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाते हैं तो 2 पंक्तियाँ अधिक बनती है, यानी पंक्तियाँ बढ़ जाती है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान लेंगे और लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा तो उसको मान लेंगे y। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। अब देखिए दोस्तों, कुल विद्यार्थी हमको कैसे मिलेगा। तो देखिए, पंक्तियों में संख्या और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कुल विद्यार्थी निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे लिख लेंगे कुल विद्यार्थी बराबर x गुने y। यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है। ये कैसे होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई रो में यानी कोई कॉलम में विद्यार्थी सब खड़ा है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इधर से भी स्टूडेंट खड़ा है और इधर से भी खड़ा है। तो कुल विद्यार्थी कैसे पता चलेगा, तो इधर से कितना विद्यार्थी है हमारा, 1 2 3 4, और इधर से भी हमारा 1 2 3 4। जब 4 गुने 4 करेंगे तो हमारा 16 विद्यार्थी निकल के आएगा कि नहीं, कुल विद्यार्थी निकल के आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों, पंक्तियों की संख्या x है और पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। जब दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हमारा कुल विद्यार्थी निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुल विद्यार्थी बराबर, यहाँ पे x किसको माने हैं, पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, यही चीज़, ये दोनों वापस में गुना होगा तो हमारा कुल विद्यार्थी निकल के आ जाएगा। तो कुल विद्यार्थी हम क्या माने हैं, xy बराबर पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को y माने हैं। अब दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न में, आप लोग बुक देखते जाइएगा। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को 3 बढ़ा दिया जाता है तो पंक्तियों की संख्या में 1 घट जाता है। तो यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या में 1 घट जाएगा, ऑटोमेटिक है। जब हम लोग पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाएंगे दोस्तों तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या घट जाएगा, और जब पंक्तियों में विद्यार्थी को संख्या को बढ़ाएंगे तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या हमारा घट जाएगा। इसी प्रकार से होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, xy, इसको गुना करेंगे x और y से तो xy हो जाएगा। अब x को 3 से तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ -1 को y से करेंगे तो -y हो जाएगा। -1 को 3 से तो -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है इस प्रकार से। अब देखिए, दोनों कट जाएगा, ये इधर आएगा तो कट जाएगा, ठीक है, प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x
माइनस वाई बराबर, ये -3 है तो बराबर के इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो कुल विद्यार्थी क्या है XY, और क्या था हमारा पंक्तियों की संख्या x था, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने थे तो y माने थे। अब क्या कह रहा था, अगर 3 घट जाता है प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ क्या होता है पंक्तियों की संख्या में हमारा +2 बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक है। इसको घटाएंगे तो पंक्तियों की संख्या बढ़ेगा, विद्यार्थियों की संख्या को घटाएंगे तो पंक्ति की संख्या तो बढ़ेगा ही हमारा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसको भी हल करते हैं दोस्तों, XY, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, XY हो जाएगा, x को -3 से तो 3x हो जाएगा, -3x। अब यहाँ हो जाएगा +2y, और 3 दूनी 6, लेकिन -6 होगा। अब ये दोनों आपस में दोस्तों कट जाएगा, यहाँ पे -3x से इधर आएगा +3x हो जाएगा, यहाँ +2y है तो इधर आके -2y हो जाएगा, बराबर इसको -6 रहने दीजिए। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं। 1 और 2 हमारा निकल गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3, और 2 क्या है 3x - 2y बराबर -6। इसको चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये दोनों आपस में कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे होगा y, और यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा y का मान 9 निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 3x - y बराबर 3। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, y का मान निकल चुका है 9, तो 9 लिख देंगे बराबर 3x को इधर रहने देते हैं, बराबर 3 - 9, तो यहाँ इधर आके +9 हो जाएगा। 3x 3 और 9 12 हो जाएगा। इस प्रकार से 3x बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौके 12, x का मान हमारा 4 निकल के आ चुका है। तो प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या हम लोग क्या माने हैं, इधर देख लीजिए XY, ठीक है। कुल विद्यार्थी XY, और प्रश्न में वही कह रहा था, तो यहाँ पे लिख देंगे कुल विद्यार्थी, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बराबर XY। x का मान हमारा निकल गया है 4, और y का मान हमारा निकल के आ गया है इधर, आप देख सकते हो 9। तो यहाँ पे y की जगह 9 लिख देते हैं, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारा 36 निकल के आ गया है। और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों निकल के आ गया है, बहुत ही आसान था। तो आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप बुक में देख सकते हो, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसी के मदद से हम लोग, यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, इसी के मदद से हम लोग कोण को निकालेंगे। एक त्रिभुज दे दिया गया है जिसका नाम है ABC। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। एक त्रिभुज दे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं A, B और C। तो इसको हल करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, बुक में दिया हुआ है कोण C बराबर 3, कोण B बराबर 2, कोण A प्लस कोण B, इस प्रकार से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको हल किस प्रकार से करेंगे, ये कहने का अर्थ है दोस्तों, कोण C बराबर इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। कोण C बराबर 3 कोण B भी हो सकता है, बराबर 2 कोण A प्लस कोण B भी हो सकता है। ये दोनों में कोई एक को लेकर चलेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर, जब इसको इधर लाएं तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, कोण C के बराबर, तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कोण B, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों इसको
टू कोण ए प्लस ये 2a है तो ये 2b ये भी होगा क्योंकि ब्रैकेट के भीतर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कोण b, ये इधर प्लस कोण b है तो इधर आके -3 कोण b हो जाएगा, बराबर इधर कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। आप लोग समझते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कोण a प्लस 2 कोण b -3 कोण b है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पे -b हो जाएगा, -1b होगा। -1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले जानते हैं। देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। जब ये तीनों कोण को मिला देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, फिर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तीनों मिला के 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, इसी चीज़ को हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कोण ए प्लस कोण बी। अब सी के जगह आप देखिए, यहाँ पे सी के जगह 3 कोण बी भी लिख सकते हैं, बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, हल करने में थोड़ा लंबा हो सकता है। ये छोटा है तो इसी को लेकर चलेंगे, थोड़ा हम लोगों को शॉर्ट में बन जाएगा। तो सी के जगह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लेके चलिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 भी हमारा निकल गया है, समीकरण 2 भी हमारा निकल गया है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, समीकरण 2 को तो यहाँ लिख लिए हैं, इसी के नीचे हम लोग समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 को, 2 कोण ए माइनस बी बराबर क्या है 0 है, समीकरण 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 छिपा हुआ है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 होगा। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना होगा, तो चलिए समीकरण 2 को हम लोगों को 1 से गुना करना होगा और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो नीचे 4 से गुना करना होगा समीकरण 1 को, ठीक है, बराबर करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कर लिए होंगे। तो चलिए एक स्टेप और यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 1 4 बी हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बराबर 180, ठीक है, यही ना होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1 4 हो गया तो 4 भी हो गया, 4 कोण भी 180 डिग्री, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुना करेंगे, नीचे वाले को 4 से गुना करेंगे, 3 और 1 4 हुआ था ना यहाँ, ठीक है, 3 और 1 4 हुआ है तो नीचे वाले समीकरण को यानी 1 को यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे और ऊपर वाले समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे। तो जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा ये ज्यों का त्यों रहेगा। जब समीकरण 1 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 कोण ए और यहाँ क्या हो जाएगा -4 बी, इस प्रकार से हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा आपस में दोनों कट जाएगा, चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस कट रहा है। 8 और 1 हमारा 9 ए हो जाएगा, 9 कोण ए हो जाएगा बराबर यहाँ पे 180 डिग्री। कोण ए को इधर रहने दीजिए, 180 को इधर लाइए, 9 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी कोण ए का मान दोस्तों हमारा निकल गया है 20 डिग्री, ठीक है। अब कोण बी का मान हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग कोण ए का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, कोण बी का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर 0। तो ए का मान हमारा, तो यहाँ गुना छिपा हुआ रहता है, ए का मान हमारा निकल गया है 20 डिग्री माइनस कोण बी बराबर 0। तो 20 दूनी 40 हो जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, 2 को b से गुना करेंगे माइनस b बराबर 0। इस प्रकार से b को इधर लाएंगे तो ये हमारा 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो b का भी मान हमारा 40 डिग्री निकल के आ गया है। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों को c का मान निकालना है। a और b का मान निकल गया है, बचा है c का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन c बराबर 3 कौन b हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हवा चल रहा है, कौन c बराबर 3 कौन b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन c बराबर 3 गुने कौन b का मान हमारा 40 निकल के आया है, तो 40 को यहाँ रख देंगे। तो कौन c बराबर 40 को 3 से गुना करेंगे तो 120 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा, और ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, कौन a बराबर 20 डिग्री, कौन b बराबर 40 डिग्री और कौन c बराबर 120 डिग्री। ये तीनों का मान हमारा निकल के आ गया। अब ये तीनों को जोड़िएगा तो हमारा 180 निकल के आ जाएगा। देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, और 60 और 120 को जोड़ेंगे तो 180 निकल के आ जाता है। और त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा सही निकल के आ गया है। देखिए हम बताए थे 180 डिग्री होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बन गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हो, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है दोस्तों। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। देखिए इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। यहाँ समीकरण दे दिया गया है, पहला और दूसरा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लें समीकरण को। पहला समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो इसका हम लोग पहले मान निकाल लेंगे, तब इसको ग्राफ में हम लोग बनाएंगे। तो देखिए y को अगर हम लोग इधर करेंगे तो हमारा हो जाएगा इधर 5x माइनस 5। अब इसको दोस्तों, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग x में 1 रखेंगे तो यहाँ पे 5 गुने 1 तो 5 हो जाएगा, माइनस 5 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y का मान निकालने के लिए 5x माइनस 5 इस प्रकार से, तो 5 में x में हम लोग 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 5 एकम 5 और माइनस 5 तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x में 1 आ गया और y में हमारा 0 आ गया। अगर दोस्तों हम लोग x में 2 रखेंगे तो हमारा y में कितना आ जाएगा, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे तो 5x माइनस 5 तो 5 गुने 2, x में 2 रखेंगे माइनस 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 तो हमारा यहाँ पे 5 बचा। तो y का मान भी हमारा 5 निकल के आ गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे y का मान हमारा 5 निकला और x का 2 निकला। इसको भी सेम इसी प्रकार से हल करेंगे। y को इधर लाएंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा दोस्तों 3x माइनस 3। अब देखिए दोस्तों, इसको भी इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से घर बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, x का मान हम लोग 1 अगर रखते हैं इधर यहाँ पे, तो y का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे 3 गुने 1 माइनस 3, तो 3 एकम 3 माइनस 3 तो हमारा 0 निकल के आ जाएगा। x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 0 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, y का मान, x का मान अगर हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे पुट कर देते हैं। x के जगह 2 रख देंगे तो हमारा 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 3। तो यहाँ पे 2 रखने पर हमारा यहाँ पे मान आ रहा है 3। देख सकते हैं आप, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का मान हमारा निकल के आ गया है। तो इसको हम लोग दोस्तों ग्राफ में किस प्रकार से पुट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम ग्राफ को यहाँ पे खींच लिए हैं। ग्राफ कॉपी मेरे पास नहीं है तो आप लोग ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा। यहाँ हम समझने के लिए बता दिए हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। अगर ग्राफ कॉपी रहता तो सेम टू सेम बनता, तो आप लोग ग्राफ कॉपी में ही बनाइएगा, ठीक है। मेरे पास अभी ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप लोग समझ लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा x का मान आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 निकल गया है और y का मान हमारा, तो इसी मान को देखकर हम यहाँ ग्राफ में सेट करेंगे। तो देखिए x का मान हमारा 1 है और y का मान 0 है। तो x का मान हमारा इधर x है, x अक्ष इसको बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। तो x अक्ष में हमारा 1 है तो 1 यहाँ पे है, और y अक्ष में हमारा 0 है। तो y अक्ष कौन सा है, ये है, 0 है। तो मेन पॉइंट हमारा यहीं पे बन जाएगा 1 0, एक पॉइंट हमारा निकल के आ गया है। अब दूसरा क्या है, x में 2 है, y में 5 है। तो x में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 है और y में हमारा 5 है। देखिए 5, इसके सीधा हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 2 और
5। अब दोस्तों यहाँ पे मिला दीजिए, इन पॉइंटों को आपस में मिला दीजिए तो ये हमारा देखिए ऐसे आएगा, ये खिंचाएगा ऐसे और ये खिंचाएगा तो 3 से होकर गुजरेगा, -3 से होकर। एक पॉइंट हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ खींचेंगे तो x का मान देख सकते हैं आप 1 है, इसी बिंदु पर बनेगा ये भी, और y का मान 0 है तो y का मान 0 है तो यहाँ यही बिंदु पर बनेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और x का मान दोस्तों यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ है, और y का मान 3 है तो इसके सीधा में आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं 2 3। अब इसको भी हम लोग खींच देंगे, इस प्रकार से यहाँ से मिलाइए 5 में आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये एक ठो त्रिभुज बनेगा, यहाँ आप मिला दीजिएगा तो त्रिभुज बनेगा। अब इसका निर्देशांक हो जाएगा ए, यहाँ पे 3 में मिला था बी, ये रेखा नहीं है, ठीक है, ये रेखा नहीं है। आप लोग जब ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा। और ये सी हो जाएगा तो ये ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 0, एक्स अक्ष वाला पहले लिखा था है दोस्तों, ठीक है। और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और -3, क्योंकि -3 से होकर गुजरा था। और सी का निर्देशांक दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और -5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग आगे पढ़िएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 चैप्टर में। अभी आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़े हैं तो 7 चैप्टर जब जाइएगा तो क्षेत्रफल आप पढ़िएगा और इस टाइप के प्रश्न को आप बना पाइएगा। तो एक तरह से और हम लोग दोस्तों निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुने ऊंचाई होता है। आधार को बेस मानते हैं और ऊंचाई को एच मानते हैं। तो देखिए दोस्तों हाफ आधार हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान सकते हैं 3 से 5 को। तो -3 और -5 के बीच कितना डिफरेंट है 2 का, तो यहाँ 2 लिख सकते हैं। और हाइट दोस्तों हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान सकते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ से दूरी कितना है 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 2 कट जाएगा तो यहाँ हमारा क्या बचेगा 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 1 आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ के होंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक